नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका आज की हिंदी विषय क्लास में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम मंथली टेस्ट के आधारित वांचन विभाग का पुनरावर्तन देखेंगे। वांचन विभाग में पहले हम गद्य समीक्षा के बारे में समझेंगे। गद्य समीक्षा परीक्षा में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर आप गद्य को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो उसके नीचे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर नहीं लिख पाओगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम उसके कुछ नियम जान लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गद्य समीक्षा में आपकी क्षमता को परखने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, वह कौन कौन से नियम हैं वो हम देख लेते हैं। गद्य को पढ़कर उसका भावार्थ समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर देना ही उसका उद्देश्य होता है। पहला नियम है, प्रश्नों के हल करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे पहले आप गद्य को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ ले। दूसरा नियम है, इसमें दिए गए जो कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ है, कौन से संदर्भ में यह गद्य है उसे आप देख ले। संदर्भ समझ में आ जाएगा तो प्रश्नों के उत्तर देने में, प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी रहेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी भाषिक रचना और व्याकरण को आप समझ ले और जो भी प्रश्न गद्य में पूछे गए हैं उसे प्रश्नों को आवश्यक समझे कि प्रश्न जो है वह भाषा पर है, रचना पर है, अलंकार पर है, व्याकरण पर है या गद्य के भावार्थ पर है। इसी तरह के 4-5 प्रश्न होते हैं। अगर आप इतनी बातों को समझ लोगे तो अवश्य आप हर एक प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसे हम समझते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम यह दिए गए गद्य को पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलो हम गद्य पढ़ना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परम पवित्र और परम दिव्य था। उनके विचारों में अपूर्व उज्ज्वलता थी और वाणी में माधुर्य था। उनके उपदेशों में एक ऐसा आकर्षण था कि राजा रंक सभी उनकी ओर खींच जाते। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि शक्तिशाली राजाओं ने उनका धर्म ग्रहण किया। उन्होंने संसार को स्नेह और शांति का संदेश दिया। बुद्ध के उपदेशों का भारत और अन्य देशों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। प्राकृत भाषा का सर्वत्र प्रचार हुआ और भारतीय कला तथा साहित्य का प्रसार हुआ। विद्यार्थी मित्रों, यह हुआ हमारा गद्य वांचन। अभी हम उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मित्रों, अभी हमने गद्य वांचन में जो तीसरी लाइन है उसमें पढ़ा कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सभी उनकी ओर आकर्षित हुए। अभी हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के विचार तथा वाणी के बारे में क्या कहा गया है? तो विद्यार्थी मित्रों, उसका आंसर गद्य में दूसरी लाइन में दिया गया है। देखो, गौतम बुद्ध के विचार उदात्त थे और उनकी वाणी कैसी थी? मधुर थी। आगे का प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने संसार को कौन सा संदेश दिया? हमने जो अभी गद्य पढ़ा उसकी चौथी लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है। देखो, गौतम बुद्ध ने संसार को प्रेम तथा शांति का संदेश दिया। इस गद्य के आधारित हमारा आखिरी प्रश्न है कि इस गद्य खंड के लिए
उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, हेडिंग। अभी हमने जो गद्य पढ़ा उसका निचोड़ एक ही शीर्षक में हमें बताना है। शीर्षक 2 या 3 शब्दों में लिखना होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हम शीर्षक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो शीर्षक कैसे बनाते हैं? काफ़ी सारे बच्चे शीर्षक का उत्तर नहीं लिख पाते हैं या कभी छोड़ देते हैं। तो देखते हैं शीर्षक कैसे लिखा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम एक ही बात ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध प्रसिद्ध किस बात की वजह से हुए। तो उन्होंने जो उपदेश सब लोगों को दिए हुए थे उनकी वजह से वह प्रसिद्ध हुए। तो हम इस गद्य को यही शीर्षक दे सकते हैं कि गौतम बुद्ध का उपदेश। ये गद्य का हमारा यही शीर्षक है कि गौतम बुद्ध का उपदेश। ओके विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ ही गया होगा। अभी हम कहानी लेखन के समझौते की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी लेखन परीक्षा में 5 मार्क्स के लिए आती है। कहानी लेखन करने से पहले हमें यह बात समझ लेना है कि कहानी किसे कहते हैं। क्या है यह कहानी? तो विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन, इसे कहानी कहते हैं। यह कहानी भूतकाल के कोई प्रसंग से जुड़ी हुई होती है। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम कहानी के प्रकार देखेंगे। कहानी 3 प्रकार की होती है। असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी, मुद्दों के आधार पर कहानी, सुवचन कहावतों के आधार पर कहानी। ज़्यादातर परीक्षाओं में मुद्दों के आधार पर कहानियाँ पूछी जाती है। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने लायक बातें। कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना अनिवार्य है, आवश्यक है। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले। घटनाक्रम कैसा होना चाहिए यह निश्चित कर ले। कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखे। कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही हो। शीर्षक छोटा और आकर्षित मार्मिक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक अर्थ सारंगभूत हो। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक होनी चाहिए। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार भी हो। प्रसंगानुरूप वातावरण शब्द भाषा संवाद अनुकूल ही हो। सुविचार कहावतें मुहावरे यथासंभव प्रयोग करें। उचित स्थान अनुरूप विराम चिन्हों भी रखें। कहानी लिखने से पहले हम उसके मुद्दों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। 4 चोरों का मिलकर धन चुराना, बंटवारा करने के लिए जंगल में जाना, भूख लगना, दोनों चोरों का मिठाई खरीदने के लिए नगर में जाना, नीयत बिगड़ना, मिठाई में जहर मिलाना, इधर जंगल में दोनों चोरों के मन में भी पाप, मिठाई लाने वाले को मार डालने की युक्ति, हाथ मुंह धुलाने के लिए दोनों को कुएं पर ले जाना, कुएं में धकेल देना, मिठाई खाकर बाकी के 2 चोरों का भी मर जाना। सीख। विद्यार्थी मित्रों, यह मुद्दे हम लोग ने पढ़े, उसके ऊपर से हमें ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि इसका शीर्षक हम क्या रख सकते हैं। तो हम इसका शीर्षक रखेंगे कि जैसा करोगे वैसा पाओगे या जैसी करनी वैसी भरनी। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हम कहानी बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कहानी कैसे लिखी है देखो। एक रात 4 चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की। चोरी में उन्हें बहुत सा धन मिला
उस धन का बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। चोरों को बहुत जोर की भूख लगी थी। सुबह होते ही उनमें से 2 चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर ले। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीदकर उसमें से कुछ खाई और बाकी बची हुई मिठाई में जहर मिला दिया। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों के मन में भी ऐसा ही बुरा विचार आया। मिठाई खरीदने के लिए शहर में गए अपने दोनों साथियों को उन्होंने मार डालने की तरकीब सोची। जैसे ही वे दोनों मिठाई लेकर आए, वे हाथ मुंह धुलाने के बहाने उन्हें कुएं पर ले गए और मौका पाकर उन्होंने दोनों को कुएं में ढकेल दिया। दोनों चोर कुएं में डूबकर मर गए। इसके बाद दोनों चोरों ने पेट भरकर मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया। देखते ही देखते उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। अभी हमें सीख लिखनी है। सीख जो है वह कहानी का उपदेश है। हमें कहानी से क्या सीख मिलती है, उसे हमें 1-2 वाक्यों में लिखना होता है। यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी है कि शब्दों में शीर्षक होता है और वाक्यों में सीख होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे काम का परिणाम कैसा होता है? बुरा ही होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को समझने के बाद हम यह देख लेते हैं कि परीक्षा में इस कहानी में से हमें गुण कैसे दिए जाते हैं। तो हम जो शीर्षक लिखते हैं उसका 1 गुण दिया जाता है और हमने किस प्रकार से कहानी लिखी है उसके 3 गुण दिए जाते हैं और जो हम सीख लिखते हैं 2 वाक्यों में उसका 1 गुण दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी लेखन कैसे लिखना है ये समझ में आ ही गया होगा। अभी हम गुजराती में अनुवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैंने नोटिस किया है कि कई बार मैंने आपको जब भी गुजराती में अनुवाद करने के लिए कोई भी टॉपिक दिया होता है तो आप लोग क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं कि गुजराती में लिखते तो हैं, हिंदी जो पैराग्राफ दिया होता है उसे गुजराती में तो लिखते हैं, पर कैसे लिखते हैं कि जैसे लिखा तो गुजराती में होता है पर जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसे पढ़ते हैं तो कैसे कि उसका उच्चारण हिंदी में होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे हमारी मातृभाषा गुजराती है तो हम जैसे गुजराती में बात करते हैं, बोलते हैं, वैसे ही हमें जो हिंदी हमें गद्य दिया जाता है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है उसका गुजराती में लिखना है, गुजराती में अनुवाद करना है। तो हम उदाहरण के द्वारा उसे समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, गुजराती में जो अनुवाद किया जाता है उसे समझने के लिए अभी हम यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे। तो पहले मैं आपको एक हिंदी परिच्छेद पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद हम उसका गुजराती में अनुवाद देखेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से
नहीं। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखेंगे कि यह जो परिच्छेद मैंने पढ़ा उसका हम गुजराती में अनुवाद कैसे करते हैं। तो देखो, જો કોઈ થોડી તકલીફ ઉઠાવીને કે અગવડ ભોગવીને આપણા માટે કોઈ કામ કરે તો આપણે તેના પ્રત્યે આપણી આભારની લાગણી અવશ્ય પ્રકટ કરવી જોઈએ. આની સૌથી સરળ રીત છે તેને ધન્યવાદ આપવાની. જો બસમાં કે રેલગાડીમાં કોઈ પોતાની જગ્યા આપણને બેસવા માટે આપે તો તેનો જરૂર આભાર માનવો જોઈએ. આભાર શબ્દ બોલતી વખતે એવું લાગવું જોઈએ કે આપણે હૃદયથી તેનો આભાર માનીએ છીએ, ફક્ત ઉપરથી नहीं। विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आज मैंने जो 3 टॉपिक आपको समझाए हैं वो तीनों टॉपिक आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपको तीनों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। 28/7/2020 को हिंदी विषय का पेपर है। पेपर देने का टाइम 2:30 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। आपको इसी समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य पूर्ण करना है। आभार।